वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन कंटिन्यू ऑन डिहाइड्रेटेड मीडिया, यानी कल्चर मीडिया के अंदर एक मीडिया और बचा है, डिहाइड्रेटेड मीडिया। और क्या है? कल्चर मेथड, कि किस तरीके से अपन कल्चर को अप्लाई करते हैं, कल्चर प्लेट पे किस तरीके से सैंपल को अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए। तो कल्चर मेथड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए उसको अच्छे तरीके से समझें। कल्चर मेथड में स्ट्रिक्ट कल्चर मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है? डिहाइड्रेटेड मीडिया। डिहाइड्रेटेड मीडिया आर कॉमर्शियली अवेलेबल, यानी ये क्या है? कॉमर्शियली अवेलेबल रहते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट, दीज आर सिंपली रिकॉन्स्टिट्यूट इन डिस्टिल वाटर एंड स्टरलाइज बिफोर यूज, यानी इनके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है इनके अंदर? तो डिस्टिल वाटर होता है और इनको स्टरलाइज करते हैं काम में लेने से पहले। विद डिहाइड्रेटेड मीडिया द प्रोसेस ऑफ मीडिया मेकिंग हैज़ बिकम सिंपलर एंड इट्स क्वालिटी मोर यूनिफॉर्म, यानी डिहाइड्रेटेड मीडिया के साथ जो प्रोसीजर है कल्चर प्लेट को बनाने का, वो क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है और इट्स क्वालिटी मोर यूनिफॉर्म, और इसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, यानी एक अच्छे तरीके से एक बैक्टीरियल स्पीसीज ग्रोथ करती है, यानी अच्छे तरीके से वो अपने साइन एंड सिम्टम शो करता है। बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज फॉर्म करता है, ग्रोथ करता है, अच्छी कॉलोनीज डेवलप करता है, यानी यूनिफॉर्मिटी है, यानी एक जैसी दिखाई देती है इसमें। नेक्स्ट, सम लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया शो इन टेबल रिस्पेक्टिवली, यानी कुछ लिक्विड और सॉलिड मीडिया की आगे टेबल्स दिखाई गई हैं आपको, जो आपको याद करनी है, यानी जो आपने पढ़ लिया है मोस्टली कंपोजिशन क्या होता है उनका, फिर भी एक बार क्या है दोनों टेबल अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो डिहाइड्रेटेड मीडिया क्या है? कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं। इनका सिंपल रिकॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? डिस्टिल वाटर होता है और इनको स्टरलाइज करते हैं काम में लेने से पहले। डिहाइड्रेटेड मीडिया के साथ जो कल्चर प्लेट बनाने का प्रोसीजर है वो सिंपल हो जाता है और इन कल्चर प्लेट्स की क्वालिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। और सम लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया की हैं जो अलग अलग प्रकार के अपन काम में लेते हैं लैब के अंदर, वो आगे की टेबल में आपको दिखाए गए हैं। ये आपको पहले ही बता दिया था कि ब्रोथ मीन्स तो क्या होता है? लिक्विड, और क्या है? सॉलिड कैसी? अगार मीन्स क्या होता है? सॉलिड। नेक्स्ट, तो कंपोजिशन ऑफ एंड यूज ऑफ लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया है सबसे पहले कौन सा है? पेप्टोन वाटर। तो इसका कंपोजिशन क्या है? पेप्टोन तो 1%, NaCl 0.5% और वाटर 100 ml। ठीक है, pH चाहिए 7.4। रूटीन जो कल्चर अपन काम में लेते हैं जैसे कि यूरिन वगैरह का, उनके लिए काम में लिया जाता है इसको। शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट ब्रोथ। तो पेप्टोन वाटर और मीट एक्सट्रैक्ट 1% अगर मिक्स कर दें तो क्या बन जाता है? न्यूट्रिएंट ब्रोथ, जो क्या है? रूटीन कल्चर है लैब के अंदर। नेक्स्ट है ग्लूकोज ब्रोथ। अगर न्यूट्रिएंट ब्रोथ के साथ आप ग्लूकोज ऐड कर दो 0.5% तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज ब्रोथ, यानी ब्लड कल्चर के लिए या फिर कल्चर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म, कुछ अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स कल्चर करने के लिए अपन ग्लूकोज ब्रोथ को काम में लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट है एनरिचमेंट मीडिया। तो सबसे पहले क्या है? एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। तो पेप्टोन वाटर की pH कितनी होगी? 9.0। विब्रियो को कल्चर करने के लिए अपन काम में लेते हैं एल्कलाइन पेप्टोन वाटर को। नेक्स्ट है सेलेनाइट एफ ब्रोथ। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है? पेप्टोन वाटर और सोडियम सेलेनाइट होता है इसके अंदर। तो फिशिस को कल्चर करने के लिए, साल्मोनेला को कल्चर करने के लिए, सीजेला को कल्चर करने के लिए अपन इस सेलेनाइट एफ ब्रोथ को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है टेट्राथियोनेट ब्रोथ। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ और सोडियम थाइसल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट या आयोडीन सॉल्यूशन से क्या है? टेट्राथियोनेट ब्रोथ कंपोजिट होता है, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फीसिस को कल्चर करने के लिए, साल्मोनेला बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए अपन काम में लेते हैं टेट्राथियोनेट ब्रोथ को। नेक्स्ट है रॉबर्टसन कुकड मीट या ब्रोथ, RCM। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ यानी प्री डाइजेस्टेड कुकड मीट ऑफ हर्ट, यानी क्या है? इसमें न्यूट्रिएंट ब्रोथ और क्या है? प्री डाइजेस्टेड मीट लेते हैं, किसका? हार्ट का, सॉरी, अनकुकड। और ये क्या है? कल्चर मीडिया किसके लिए? एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए, यानी जो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते
उन बैक्टीरियाज को कल्चर करने के लिए अपन RCM को काम में लेते हैं। तो लिक्विड मीडिया में आपने क्या क्या पढ़ा है, पेप्टोन वाटर पढ़ी है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ पढ़ा है, ग्लूकोज पढ़ा है, एनरिचमेंट मीडिया पढ़े हैं। एनरिचमेंट मीडिया के एग्जांपल क्या हैं, जैसे एल्केलाइन पेप्टोन वाटर हो गया, सेलेनाइट एफ ब्रोथ हो गया, टेट्राथियोनेट ब्रोथ हो गया और RCM हो गया। उसके अलावा आपने पढ़ा था जैसे स्पेशल मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, तो उनके अलग अलग एग्जाम्पल थे। जैसे इंडिकेटर मीडिया का एग्जाम्पल तो क्या, मैकोंकी एगार या विल्सन ब्लेयर बिस्मिथ। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन यूज ऑफ सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, मीडियम कौन सा है, कंपोजिशन क्या है, यूजेस। मीडियम में क्या है, सिंपल मीडिया का एग्जांपल क्या है, न्यूट्रिएंट एगार, यानी सॉलिड है ये, तो इसमें एगार कितना मिक्स करते हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ में, 2 to 3%, रूटीन कल्चर के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट है एनरिच्ड मीडिया, तो इसके अंदर क्या काम में लेते हैं, ब्लड एगार का एग्जाम्पल हो गया जैसे, तो इसका क्या है, न्यूट्रिएंट एगार प्लस में सीप का ब्लड काम में ले सकते हैं 5 to 10%। रूटीन कल्चर के लिए काम में लेते हैं। चॉकलेट एगार हो गया, तो हीटेड ब्लड एगार को काम में लेते हैं 55 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। जैसे नाइजीरिया बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, या फिर H इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, चॉकलेट एगार को। नेक्स्ट है लोफर्स सीरम स्लोप यानी LSS, तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ और ग्लूकोज या हॉर्स के सीरम को मिला के क्या बनता है, लोफर सीरम स्लोप बनता है। इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, यानी डिप्थीरिया बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए काम में लेते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को। नेक्स्ट है इंडिकेटर मीडिया, तो मैकोंकी मीडिया इसका एग्जांपल है इंडिकेटर मीडिया का। जैसे पेप्टोन हो गया, लैक्टोज हो गई, सोडियम टोरोक्लोरोट हो गया, अगार हो गई या न्यूट्रल रेड। ये क्या है, कंपोजिशन होता है किसका, मैकोंकी मीडिया का। तो कल्चर के इसके लिए काम में लेते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को कल्चर करने के लिए काम में लेते हैं मैकोंकी मीडिया को। नेक्स्ट सिलेक्टिव मीडिया क्या है, तो DCA हो गया यानी डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट एगार, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कंपोजिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट एगार, सोडियम डीऑक्सीकोलेट या फिर सोडियम सिट्रेट या लैक्टोज, न्यूट्रल रेड, इन सारी चीज़ों को मिला के क्या बनता है, DCA बनता है, यानी डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट एगार, जिसको साल्मोनेला और सिजेला बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए अपन काम में लेते हैं DCA को। नेक्स्ट है बाइल साल्ट एगार यानी BSA, तो न्यूट्रिएंट एगार, सोडियम टोरोक्लोरोट, ये क्या हो गया 0.5% pH। तो कल्चर ऑफ विब्रियो कोलेरा यानी विब्रियो कोलेरा को कल्चर करने के लिए अपन क्या है, बाइल साल्ट एगार को काम में ले सकते हैं। इन कल्चर मीडियाज पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे न्यूट्रिएंट एगार क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड एगार क्या होता है, तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और आपके माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में एक कल्चर मीडिया का कंपोजिशन मोस्टली पूछते हैं किसी का भी, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और उसको लगाने के कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, जैसे कितने मेथड होते हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए कल्चर मीडिया के। तो सॉलिड मीडिया में क्या क्या एग्जांपल है, जैसे सिंपल मीडिया का तो न्यूट्रिएंट एगार हो गया, एनरिच्ड मीडिया का ब्लड एगार, चॉकलेट एगार और लोफर सीरम स्लोप हो गया। इंडिकेटर मीडिया का क्या है, मैकोंकीज मीडियम हो गया। और सिलेक्टिव मीडिया का क्या क्या एग्जांपल है, DCA और BSA। नेक्स्ट देखिए फिर क्या है, कल्चर मेथड यानी किस तरीके से कल्चर को लगाते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रीक कल्चर, जो अपन नॉर्मली काम में लेते हैं, नॉर्मल लगाते हैं, यानी सरफेस प्लेटिंग, यानी किसी प्लेट की सरफेस पे कोटिंग करना। तो इट इज़ रूटीन मेथड एम्प्लॉयड फॉर बैक्टीरियल आइसोलेशन इन प्योर कल्चर, यानी ये सबसे रूटीन मेथड है जो मोस्टली अपन काम में लेते हैं बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए, प्योर कल्चर है। ए प्लेटिनम और नाइक्रोम वायर लूप ऑफ 2 to 4 mm इन डायामीटर इज यूज, यानी इसके लिए अपन क्या है, स्ट्रीक कल्चर के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, तो एक प्लेटिनम का वायर लूप काम में लेते हैं, जो क्या होता है 2 से 4 मिलीमीटर लंबा होता है, जिसको काम में लिया जाता है स्ट्रीक कल्चर के लिए। दिस लूप इज फर्स्ट स्टरलाइज इन द बंसन फ्लेम, यानी इस लूप को सबसे पहले तो आपको स्टरलाइज करना है बंसन बर्नर की फ्लेम्स के ऊपर, क्योंकि अदर कोई एनवायरनमेंट के अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए उस लूप पे, तो वो भी क्या है कल्चर प्लेट पे ग्रोथ कर जाएंगे, इसीलिए उसको स्ट्राइल करते हैं बंसन बर्नर की फ्लेम से। बाय मेकिंग इट रेड, यानी उसको लाल कर देना है, हॉट कर देना है, और फिर क्या करना है, उसको कूल्ड करना है, ठंडा करना है। कूल्ड कैसे करोगे उसको, बाय टचिंग एन
अनइनोकुलेटेड पार्ट ऑफ द मीडियम, यानी कल्चर प्लेट का जो अनइनोकुलेटेड पार्ट है उसको टच करवा के उसको क्या कर लेना है, कूल कर लेना है वायर लूप को, जिससे क्या है उसका स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, देन ए लूप फुल ऑफ स्पेसिमेन इज स्मीयर्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ ड्राइड प्लेट नियर द पेरिफेरल एरिया। फिर क्या है कि एक लूप फुल स्पेसिमेन लेना है, यानी स्पेसिमेन को किस में डिप करना है, सॉरी लूप को, वायर लूप को स्टरलाइज करने के बाद स्पेसिमेन में डिप करना है, जिससे उसके आगे का जो सर्कल है, राउंड जो शेप है उसकी, उसमें क्या आ जाएगा, स्पेसिमेन आ जाएगा, यानी एक बबल जैसा बन जाएगा। और उस स्पेसिमेन को क्या है, स्मीयर्ड बनानी है आपको, किसकी सरफेस पे, ड्राइड कल्चर प्लेट की सरफेस पे, यानी पेरिफेरल, नियर द पेरिफेरल एरिया के बिल्कुल नज़दीक उसकी कोटिंग कर देनी है कल्चर प्लेट पे। तो स्ट्रीक कल्चर क्या है कि एक रूटीन मेथड है जो बैक्टीरियल कल्चर को अपन करने, आइसोलेट करने के लिए काम में लेते हैं। इसके अंदर प्लेटिनम वायर को काम में लेते हैं, नाइक्रोम वायर को काम में लेते हैं। सबसे पहले लूप को या वायर लूप को स्टरलाइज करते हैं, उसको गर्म करके बंसन बर्नर की फ्लेम्स पे, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं इनोकुलेटेड पार्ट ऑफ मीडियम को टच करवा के, और फिर इस लूप को स्पेसिमेन में डिप करके और उससे क्या है, स्मीयर प्रिपेयर कर लेते हैं किसके ऊपर, कल्चर प्लेट पे, यानी उस सैंपल को किस पे अप्लाई कर देते हो आप, कल्चर प्लेट पे, लूप के ऊपर जो स्पेसिमेन है उसको, यानी उसके पेरिफेरल एरिया के ऊपर उसको अप्लाई कर देते हो कल्चर प्लेट के। नेक्स्ट, दिस इज नेम्ड एज प्राइमरी इनोकुलम। ये जो आपने अप्लाई किया है सैंपल कल्चर प्लेट पे सबसे पहले पेरिफेरल एरिया के नज़दीक, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इनोकुलम बोलते हैं। यानी प्राइमरी मीन्स सबसे पहले, और इनोकुलम यानी इनोकुलेट किया आपने, सैंपल अप्लाई किया है। फ्रॉम द प्राइमरी इनोकुलम इट इज स्प्रेड थिनली ओवर द प्लेट बाय स्ट्रीकिंग विद लूप इन पैरेलल लाइंस। फिर क्या है कि जो आपने प्राइमरी इनोकुलम से क्या है, स्प्रेड कर देना है सैंपल को थिनली, यानी पतली पतली लेयर बना देनी है कल्चर प्लेट पे। स्प्रेड किसकी हेल्प से करना है आपको, स्ट्रीकिंग, यानी उसके ऊपर लाइनिंग बना देनी है कल्चर प्लेट पे, किसकी हेल्प से, वायर लूप की हेल्प से। पैरेलल यानी समांतर बनानी है इनोकुलम के। द लूप इज फ्लेम्ड एंड कूल्ड इन बिटवीन द डिफरेंट सेट्स ऑफ स्ट्रीक, यानी लूप को आपको गर्म करना है, ठंडा करना है, किसके बीच में, अलग अलग लाइनिंग को क्रिएट करने के लिए कल्चर प्लेट पे। इट इज़ डन टू ऑब्टेन आइसोलेशन कॉलोनीज ओवर द फाइनल सीरीज ऑफ स्ट्रीक। और इसको तब तक आपको क्या है, गर्म और ठंडा करते रहना है वायर को, जब तक आप क्या है, लास्ट जो स्ट्रीक है, लाइंस ना क्रिएट कर दो किस पे, कल्चर प्लेट पे, यानी फाइनल इनोकुलेशन के लिए। तो द कल्चर प्लेट इज इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवरनाइट। और जब आप उसके ऊपर सैंपल अप्लाई कर दोगे अच्छी तरीके से, फिर क्या करना है आपको, उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 24 आवर के लिए। कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ अकर एट द प्राइमरी इनोकुलम, यानी जहाँ पे आपने प्राइमरी इनोकुलेट किया था, सैंपल इनोकुलेट किया था, वहाँ पे तो कॉन्फ्लुएंट यानी अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। एंड वेल सेपरेटेड कॉलोनीज आर ऑब्टेन ऑन द फाइनल स्टिक, और अच्छी सेपरेटेड कॉलोनीज आपको कहाँ पे मिलेगी, बैक्टीरिया की अलग अलग फाइनल स्टिक्स के ऊपर, जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बैक्टीरिया को। तो सबसे पहले क्या करना है कि वायर को गर्म करना है, ठंडा करना है, फिर क्या स्पेसिमेन में डिप करना है, जिस पेशेंट का कल्चर लगाना है, जैसे यूरिन का लगा रहे तो यूरिन में डिप करना है, और उस यूरिन को अप्लाई कर देना है कल्चर प्लेट के ऊपर, यानी उसकी स्ट्रीक्स बना देनी है, लाइनिंग कर देनी है उस पर, जिससे क्या है अलग अलग ग्रोथ आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। और स्ट्रीक कल्चर, स्ट्रीक का मतलब होता है लाइंस, यानी रेखाएं। तो सबसे पहले और सबसे मोस्टली ज़्यादा कौन सा मेथड ही काम में लिया जाता है लैब में, स्ट्रीकिंग कल्चर मेथड ही काम में लिया जाता है। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए किस तरीके से अपन कल्चर प्लेट के ऊपर लगाते हैं सैंपल। तो ये क्या है, रेड कलर का जो सबसे पहले येलो ऊपर दिखा रखा है आपको, वो क्या है, वायर लूप है,
जो हाथ में पकड़ रखा है उसको सबसे पहले बिल्कुल पेरिफेरल एरिया के बिल्कुल नज़दीक इनोकुलेट किया है, यानी 1 नंबर पे आप देख सकते हो उसकी लाइनिंग्स क्रिएट की है, ये क्या है प्राइमरी इनोकुलम। फिर इसके समांतर 2 नंबर पे उसको स्प्रेड कर दिया है प्राइमरी इनोकुलम को, फिर 3 नंबर पे उसको स्प्रेड कर दिया। इस तरीके से क्या है पेशेंट के सैंपल को स्प्रेड कर देते हैं कल्चर प्लेट पे, और स्प्रेड करने के बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं, और इंक्यूबेट करने के बाद उसमें क्या है रेड वाली प्लेट के ऊपर जो ग्रोथ दिखाई गई है अलग अलग कॉलोनीज़ की, इस तरीके की ग्रोथ आती है। फिर उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके अपन स्लाइड के ऊपर कॉलोनीज़ को लेके उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है पेशेंट के अंदर, या फिर क्या है उसकी अलग अलग बायोकेमिकल टेस्टिंग करके अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट सेकंड मेथड कौन सा है, एरोबिक कल्चर का लावेन कल्चर। तो लावेन कल्चर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कल्चर मीडिया इज एम्प्लॉयड इन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग एंड बैक्टीरियल फेज टेस्टिंग। यानी इस प्रकार का जो कल्चर मीडिया है या कल्चर मेथड है उसको अपन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए काम में लेते हैं या बैक्टीरियो फेज टेस्टिंग के लिए काम में लेते हैं। आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन्स एंड वैक्सीन, और बैक्टीरिया के लिए एंटीजन्स के लिए वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी अपन लावेन कल्चर को काम में लेते हैं। तो ये क्या है लावेन कल्चर, यानी किसी पेशेंट में आपको पता नहीं चल रहा कि बैक्टीरिया के ऊपर कौन सी मेडिसिन काम करती है, काम कर रही है, उसको मेडिसिन को चेक करने के लिए कि कौन सी मेडिसिन उस पर प्रॉपर काम करेगी, उसके लिए अपन क्या लगाते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं लावेन कल्चर बोलते हैं। यानी काफ़ी सारी मेडिसिन अप्लाई करके देखते हैं कल्चर प्लेट के ऊपर कि कौन सी मेडिसिन बैक्टीरिया को किल कर रही है, उस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके और वही मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है पेशेंट का। नेक्स्ट देखिए एनएरोबिक कल्चर मेथड क्या है। तो अभी तक 2 पढ़े थे, वो तक क्या थे एरोबिक यानी ऑक्सीजन के बैक्टीरिया के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है एनारोबिक। तो एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनारोबिक यानी अनऑक्सी जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं एनारोबिक कंडीशन में। दीज एनारोबिक कंडीशन और एनएरोबियोसिस कैन बी इस्टेब्लिश बाय वेरियस मेथड, और ये जो एनएरोबिक कंडीशन होती है यानी बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट क्रिएट करना या एनएरोबियोसिस, वो काफ़ी सारे मेथड्स के द्वारा क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट एनएरोबियोसिस obtained by Mackintosh and Field anaerobic jar is the most reliable and most widely used, यानी एनएरोबियोसिस के लिए कंडीशन को क्रिएट करने के लिए मैकिन्टोश एंड फील्ड जो जार है एनारोबिक जार उसको सबसे ज़्यादा काम में लिया गया है लैब के अंदर, और ये सबसे रिलायबल है यानी सबसे अच्छा है। तो मैकिन्टोश एंड फील्ड एनारोबिक जो जार है वो क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एनारोबिक इन्वायरमेंट कोज कर देता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस को ख़त्म कर देता है। तो क्या है कल्चर मेथड तो वही रहता है स्ट्रीक कल्चर, लेकिन कल्चर प्लेट को बाद में क्या है उसके ऊपर सैंपल अप्लाई करने के बाद उसको किस में रख देते हैं मैकिन्टोश फील्ड एनारोबिक जार में रख देते हैं एनएरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ को चेक करने के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से करवाई जा सके, बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं, मैकिन्टोश फील्ड एनारोबिक जार को काम में लेते हैं एनएरोबिक बैक्टीरियाज को ग्रोथ करवा के उनको चेक करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर रहेगा, तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में आप स्टेफाइलोकोकस सेपरेट बैक्टीरिया पढ़ोगे अलग अलग, अब कि स्टेफाइलोकोकस कैसा होता है, उसके अलग अलग स्पीसीज कौन सी होती हैं और किस तरीके से उसको ग्रोथ करवा के देखते हैं, कौन सा वो पेशेंट में इन्फेक्शन करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं, तो वो सब लैब डायग्नोसिस क्या है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस से रिलेटेड। तो अब अलग अलग बैक्टीरिया चलते रहेंगे बैक्टीरियोलॉजी में, जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, विब्रियो कोलेरा वगैरह, वो अपन आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।